हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर मींस हम बात करने वाले हैं प्रीक्लेम्शिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। तो प्रीक्लेम्शिया को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का इन प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हाइपरटेंशन। आप हाइपरटेंशन से क्या समझते हैं? हाइपरटेंसिव आप किसी पेशेंट को कब बोलेंगे? हाइपरटेंसिव आप पेशेंट को जब बोलेंगे जब उसका ब्लड प्रेशर मोर देन होगा 140/90 mmHg के से ज़्यादा होगा या 140/90 mmHg होगा। दो बार जब नापेंगे आप 6 घंटे अपार्ट, यानी अगर आप किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं 2 बार दिन में और 2 बार लेने के अंदर भी 6 घंटे का गैप होना चाहिए और ब्लड प्रेशर आता है 140/90 mmHg या उससे भी ज़्यादा, तो उसको बोला जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन और द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। सेकेंड चीज़ आती है प्रोटीन्यूरिया। जब यूरिन में एक्सक्रीशन होगा कितना प्रोटीन? मोर देन इक्वल टू 0.3 ग्राम प्रोटीन पर 24 आवर, यानी यूरिन में जब प्रोटीन का एक्सक्रीशन होगा 0.3 ग्राम या 0.3 ग्राम से ज़्यादा पर 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, या फिर 0.1 ग्राम पर लीटर ऑफ प्रोटीन निकलेगा इन 1 लीटर ऑफ यूरिन सैंपल में, जब उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये प्रोटीनूरिया है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से मतलब है यहाँ जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है। कब बोलेंगे आप कि इसमें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो रही है पेशेंट के अंदर? जब उसका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg होगा या 140/90 से ज़्यादा होगा। पहली बार प्रेगनेंसी में कब? आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद विदाउट प्रोटीनूरिया, यानी 20 हफ्ते हो गए हैं प्रेगनेंसी को, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 20 हफ्ते होने के बाद जब हमने ब्लड प्रेशर नापा पेशेंट का तो ब्लड प्रेशर कितना आया हमारा? 140/90 mmHg आया या फिर 140 से ऊपर आए। ठीक है। और साथ में उसके अंदर प्रोटीनूरिया नहीं है, विदाउट प्रोटीनूरिया। तो इस तरीके के पेशेंट को बोला जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यानी मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जो ब्लड प्रेशर है 140/90 mmHg हो या ज़्यादा हो उससे, लेकिन ख़ास बात क्या है? आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मगर विदाउट प्रोटीनूरिया। प्री इक्लेम्शिया क्या है? जब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो साथ ही साथ प्रोटीनूरिया भी हो, यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन सिंपली जब हाइपरटेंशन हो रही है आफ्टर 20 वीक्स बट विदाउट प्रोटीनूरिया, बट प्री इक्लेम्शिया इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अलोंग विद प्रोटीनूरिया। इक्लेम्शिया क्या है? जब प्री इक्लेम्शिया होगा और साथ में कोमा और कन्वर्जेंस होंगे, यानी पेशेंट को दौरे पड़ेंगे, उस कंडीशन को बोला जाएगा इक्लेम्शिया। ठीक है। यानी प्री इक्लेम्शिया वाले पूरे फीचर्स होंगे। प्री इक्लेम्शिया यानी पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगा, प्रोटीनूरिया भी होगा, साथ ही साथ कोमा और कन्वर्जन होंगे, तो देन वी कॉल इट इक्लेम्शिया। फिर आती है क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन नोन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ये कह रहे हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन आप कब बोलेंगे पेशेंट को? जब पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंसिव होगा। ठीक है। यानी प्रेगनेंसी से पहले भी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रहता था, या फिर जो पेशेंट को हाइपरटेंशन हुई है वो जो डायग्नोज हुई है वो जो है 20 हफ्तों से पहले ही डायग्नोज हो गई, यानी पेशेंट को प्रेगनेंसी हुई होने के कुछ हफ्तों बाद या शुरुआत में ही, ठीक है, 20 वीक से पहले पहले ही हमें पता चल गया इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, यानी ये हाइपरटेंसिव है। देन इस तरीके का हाइपरटेंशन को बोला जाएगा क्रोनिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आती है सुपर इम्पोज्ड प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। ये क्या चीज़ है? न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया इन वुमेन विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी एकदम से अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोटीनूरिया हो रहा है, जिस वुमेन के अंदर क्रोनिक हाइपरटेंशन थी। अभी मैंने बताया कि क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर किसी का पहले से बढ़ा रहता था, प्रेगनेंसी से पहले, और या फिर प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन कब बढ़ा? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पहले। 20 वीक के बाद बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा वो?
जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। 20 वीक से पहले पहले कभी भी 10 हफ्ते पे, 5 हफ्ते पे, 11 हफ्ते पे, 15 हफ्ते पे अगर ब्लड प्रेशर आपने नापा और ज़्यादा आया तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, नहीं वो हो जाएगा हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन। 20 के बाद होता है अगर तो हो जाता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और 20 से पहले बिफोर होता है तो वो हो जाता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया क्या हुआ, न्यू ऑनसेट अगर होता है प्रोटीन्यूरिया का किसी भी वुमेन के अंदर विद क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ तो उसे बोलते हैं सुपर इम्पोज प्री इक्लेम्शिया एंड इनक्लेम्शिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं प्रीक्लेम्शिया पे आ जाते हैं। प्रीक्लेम्शिया क्या है, तो आप प्रीक्लेम्शिया से क्या समझते हैं। प्रीक्लेम्शिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम मतलब ना कई सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसकी अननोन एटियोलॉजी है, मतलब एटियोलॉजी क्या है, क्यों है, ये नहीं पता। इसमें क्या देखने को मिलता है, करेक्टराइज बाई राइज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इसके अंदर बढ़ा रहता है टू 140/90 mmHg और मोर। ब्लड प्रेशर इसके अंदर हमारा पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है, कितना रहता है, 140/90 रहता है या उससे भी ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ विद प्रोटीनूरिया, पेशेंट के अंदर प्रोटीनूरिया भी होगा। प्रोटीनूरिया हम कब बोलेंगे, जब पेशेंट के अंदर यूरिन जो है उसमें कितना प्रोटीन पास हो रहा होगा, 0.3 ग्राम पर 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, या फिर 0.1 ग्राम हो रहा होगा पर लीटर ऑफ प्रोटीन इन 1 लीटर ऑफ यूरिन सैंपल। ठीक है, कब हो रहा होगा, आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इन अ previously normotensive and a non-proteinuric patient। यानी प्री एक्लेम्शिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसकी एटियोलॉजी नहीं पता। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या होगी, कब बोलेंगे आप प्री एक्लेम्शिया है पेशेंट को, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट चीज़, कितना बढ़ा हुआ होगा, तो 140/90 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा और क्या पहचान होगी, पेशेंट के अंदर प्रोटीनूरिया होगा। प्रोटीनूरिया अच्छा भाई ये कब होगा, ये होगा भाई 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, यानी जब 20 हफ्ते प्रेगनेंसी को गुजर चुके होंगे तब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और वो भी वुमेन ऐसी होती है जो ना तो पहले कभी हाइपरटेंसिव होती है, यानी उसके अंदर पहले कभी ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और ना ही वो पहले कभी प्रोटीन्यूरिक पेशेंट होती है, यानी पहले वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता था और वो नॉन प्रोटीन्यूरिक पेशेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, दो कंडीशन एक ऐसी हैं जिनके अंदर प्री इक्लैम्प्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी मैंने आपको बताया कि हमारे प्री इक्लैम्प्शिया में ये कंडीशन कब डेवलप हो रही है, आफ्टर 20 वीक। कब डेवलप हो रही है, आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है, ये याद रखना आप। लेकिन दो कंडीशन ऐसी हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर सेम प्री इक्लैम्प्शिया वाले फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं, बिफोर। ये याद रखना, बिफोर बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज। यानी कौन कौन सी कंडीशन है, एचमोल जिसे बोला जाता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, दूसरा है एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सेम प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं, बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगर कोई सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि नेम द टू कंडीशन इन विच प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स आर फाउंड बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स मिलते हैं आफ्टर 20 वीक्स, लेकिन इसमें मिलते हैं बिफोर 20 वीक्स। तो कौन कौन से हैं, एचमोल और एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस। नेक्स्ट चीज आती है, द टर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द हाइपरटेंशन दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविड स्टेट। यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है, ये जब बोला जाता है उस हाइपरटेंशन को जो डेवलप होती है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविड स्टेट, यानी प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन इंड्यूस हो रही है उसको बोला जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें क्या क्या आता है, इट इंक्लूड
जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्पशिया एंड इक्लेम्पशिया। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, प्री इक्लेम्पशिया में और इक्लेम्पशिया में। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्री इक्लेम्पशिया के बारे में। नेक्स्ट चीज़ आती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द प्री इक्लेम्पशिया। भैया क्या क्या फीचर्स होंगे देखने को जो हमें पेशेंट में मिलेंगे, जिन्हें देखकर भाई हम बता देंगे श्योर शॉट इस पेशेंट को है प्री इक्लेम्पशिया। तो भैया क्या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, वो आपको चीज़ें देखनी है पेशेंट के अंदर, फिर आप इस बिना पर डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को प्री इक्लेम्पशिया है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे पहले नापना है, क्योंकि इसमें हमने क्या बताया था डेफिनेशन में कि एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, अननोन एटियोलॉजी है, और इसमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ा हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर जो होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हमारा है मोर देन इक्वल टू 140, यानी जो ब्लड प्रेशर के 2 चीज़ पार्ट होते हैं ना, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 140 हो या 140 से ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 हो या 90 से ज़्यादा हो। अगर राइज हो एटलीस्ट 30 mmHg ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर द प्रीवियस रीडिंग, अगर ब्लड प्रेशर किसी का सिस्टोलिक बढ़ रहा है 30 mmHg प्रीवियस रीडिंग से, तो वो भी क्या है, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में चला जाएगा प्री इक्लेम्पशिया के। मान लीजिए अगर किसी का 140 था और 140 के बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 था, फिर उसके अंदर 30 mmHg राइज होगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक ब्लड प्रेशर क्राइटेरिया में चला गया ऑफ प्री इक्लेम्पशिया। या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ता है 115 mmHg ओवर द प्रीवियस रीडिंग, यानी पिछली जितनी रीडिंग थी उसमें 15 mmHg बढ़कर आया है, तो ये आपने देखना है, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और प्री इक्लेम्पशिया इन ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड प्रेशर अगर किसी का सिस्टोलिक 30 mmHg पड़ रहा है या डायस्टोलिक 15 mmHg पड़ रहा है प्रीवियस रीडिंग के मुकाबले। सेकंड चीज़ आती है इसके अंदर एडीमा। एडीमा जो पेशेंट के अंदर मिलेगा वो मिलेगा हमें पिटिंग एडीमा ओवर द एंकिल आफ्टर 12 आवर ऑफ बेड रेस्ट और रैपिड गेन इन वेट। यानी इस पेशेंट के अंदर हमें और देखने को क्या मिलेगा, एडीमा मिलेगा। एडीमा कहाँ प्रेजेंट होगा, एंकिल पे प्रेजेंट होगा आफ्टर 12 आवर ऑफ बेड रेस्ट। नॉर्मली जो एडीमा होता है वो बेड रेस्ट करने के बाद उतर जाता है। जब इतना लंबा कोई स्ट्रेस करेगा 12 घंटे, अगर किसी और वजह से होगा एडीमा तो वो हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को प्री इक्लेम्पशिया होगा तो आप उससे चाहे 12 ही घंटे क्यों ना रेस्ट करा दें, फिर भी उसका एडिमा आपको दिखेगा। इसके अलावा पेशेंट का जो होगा रैपिडली बहुत जल्दी वेट गेन दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट चीज़ आती है, तीसरी क्या चीज़ होगी, हमारा एक हो गया ब्लड प्रेशर, दूसरा एडिमा हुआ, तीसरा हुआ प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया से क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, जब प्रेजेंस होगा टोटल प्रोटीन इन 24 आवर यूरिन सैंपल के अंदर मोर देन 0.3 ग्राम, यानी जो टोटल प्रोटीन प्रेजेंट होगा 24 घंटे वाले यूरिन सैंपल के अंदर कितने अगर 0.3 ग्राम से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को आप बोलेंगे प्रोटीनूरिया। प्रोटीन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय मल्टीपल रिएजेंट स्ट्रिप और डिपिस्टिक मेथड। प्रोटीन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से, जब बहुत सारे रिएजेंट स्ट्रिप्स आती हैं, डिपिस्टिक मेथड होता है, इस तरीके से आप यूरिन को पेशेंट के अंदर देख सकते हैं, उसका यूरिन के प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपने कितनी चीज़ें पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ी, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा एडिमा, तीसरा प्रोटीनूरिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन इन यूरिन बाय मल्टीपल रिएजेंट स्ट्रिप दैट इज डिपिस्टिक एज फॉलोज। यानी आप अगर पेशेंट का डिपिस्टिक मेथड से प्रोटीन फॉर यूरिन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर ट्रेसेस में होगा यूरिन में अगर प्रोटीन, तो वो कितना इंडिकेट करेगा, 0.1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर 1+ आ रहा है तो वो बताएगा 0.3 ग्राम पर लीटर। प्रोटीनूरिया को हमने किस में रखा है, 0.3 ग्राम होगा
या उससे ज़्यादा होगा तो आप उसे बोलेंगे प्रोटीनूरिया। और अगर 2+% होगा किसी के अंदर तो वो बताएगा 1 ग्राम पर लीटर। अगर 3+ होगा तो वो बताएगा 3.0 ग्राम पर लीटर को। और जबकि किसी के अंदर 4+ होगा तो जब कितना आएगा उसके अंदर 10.0 ग्राम पर लीटर। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप तो इसी को देखेंगे पेशेंट के अंदर 4+ बोलेंगे आप, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो जब कितनी उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा, 10.0 ग्राम पर लीटर होगा। उसके बाद आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस में हम क्या बात करने वाले हैं, इसके अंदर हम देखना है कि कितने प्रतिशत लोगों के अंदर ये प्रीक्लेम्शिया देखने को मिलता है। इट इज़ यूजुअली 5 से 15% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन टू प्री इक्लेम्शिया। ठीक है, इसका जो इंसिडेंस है 5 से 15% होता है और ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो ट्रांसफर हो रही है प्री इक्लेम्शिया में। इन प्राइमी ग्रेविडा इट इज 10%। प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है, जो कोई पेशेंट, कोई फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वो कहलाती है प्राइमी। यानी जब किसी को फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो बोली जाता है उसको प्राइमी ग्रेविडा। ये गायनेकोलॉजिकल टर्म है। प्राइमी ग्रेविडा के अंदर 10% होती है, जबकि मल्टी ग्रेविडा के अंदर 5%। यानी इन टोटल आपके इस पॉइंट से क्या बात समझ आई कि जो पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री क्लेम्शिया होने के बनिस्बत उन लोगों की जिनके पहले से बच्चे होते हैं। मल्टी ग्रेविडा क्या है, जिनके पहले से बच्चे हैं। ठीक है, प्राइमी जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, मल्टी उनको बोला जाता है जिनके पहले से बच्चे होते हैं। मल्टी के अंदर 5% एंड द प्राइमी के अंदर 10%। उसके बाद देखते हैं हम रिस्क फैक्टर, किन किन लोगों के अंदर प्री इक्लेम्शिया हो सकता है। क्या क्या भाई रिस्क फैक्टर है कि ऐसे ऐसे होगा तो उसको प्री इक्लेम्शिया हो सकता है। रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमी ग्रेविडा होगा। अगर किसी का पहली प्रेगनेंसी होगी, कोई यंग वुमेन होगी या कोई एल्डरली वुमेन होगी तो उनके अंदर चांसेस है कि उनके अंदर प्री इक्लेम्शिया हो सकता है। सेकंड आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, प्री इक्लेम्शिया की, इक्लेम्शिया की, तो उनके अंदर भी चांसेस है कि भाई फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है प्री इक्लेम्शिया हो जाए। नेक्स्ट होता है कोई प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, यानी नेक्स्ट चीज़ हो सकती है अगर कोई प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी हो। प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा जिसके थ्रू बेबी जो होता है यूट्राइन वॉल के अंदर अटैचमेंट रखता है, अपना न्यूट्रिशनल लेता है वहाँ से। ये यूट्रस होता है, यूट्रस में इस तरीके से एक प्लासेंटा अटैच होता है, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही होती है, वो बच्चे के अम्बिलिकस से आके जुड़ रही होती है, उसके थ्रू वो मदर की यूट्रस से सप्लाई होती रहती है, वहाँ से न्यूट्रिशन सब चीज़ लेता रहता है। अगर उसमें ही कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए, जैसे पुअर प्लासेंटेशन हो जाए या फिर हाइपर प्लासेंटोसिस हो जाए या फिर प्लासेंटल इस्चीमिया हो जाए या फिर मोलर प्रेगनेंसी हो जाए, इन सब कंडीशन में भी क्या होता है, ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग प्री इक्लेम्शिया। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से प्री इक्लेम्शिया हो सकता है। कुछ इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना भी हैं जिसकी वजह से प्री इक्लेम्शिया हो सकता है। न्यू पैटर्निटी इट्स ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर और रीनल डिजीज, अगर पहले से ही किसी को कोई रीनल या वेस्कुलर डिजीज है तो उनके अंदर भी प्री इक्लेम्शिया श्योर शॉट हो सकता है। ठीक है, अगर थ्रोम्बोफीलिया है जैसे कि एप्ला सिंड्रोम है, ठीक है, एपीएल सिंड्रोम है, प्रोटीन 16 है या फिर एस प्रोटीन सी या फिर एस की डेफिशिएंसी है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्री इक्लेम्शिया। प्री डिफ्लेक्शिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि प्राइमी ग्रेविडा, फैमिली हिस्ट्री, कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, कोई जेनेटिक, कोई भैया इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना, न्यू पैटर्निटी, कोई पहले से रीनल या वैस्कुलर डिजीज़ है, कोई थ्रोम्बोफिलिया है जैसे कि प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी है। ठीक है, सो अभी आज हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली हमने आज बात करी प्रीक्लेम्शिया के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, भाई उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और उसका इंसिडेंस और रिस्क फैक्टर। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो आगे मैं और बात करूँगी इसमें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एटियोपैथोलॉजी क्या है प्रीक्लेम्शिया की, यानी प्रीक्लेम्शिया किस तरीके से डेवलप होता है, क्या एटियोलॉजी है, क्या पैथोलॉजी है उसके अंदर, ये हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम आपको पसंद आता है, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे जब वीडियो को मेरा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देना। Thank you so much for staying with me and stay connected with me. Thank you for watching my video. Thank you so much. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।